हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मिनेश यादव है और आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन का जो दूसरा आगे का दूसरा टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं कोशिका चक्र और कोशिका चक्र की जो अवस्थाएं थी वो पढ़ लिए है। अभी क्या है, दूसरा टॉपिक है हमारा सूत्रीय विभाजन अवस्था या फिर एम प्रावस्था, जो भी बोला आप, वो वाला है। तो आप देखिए इसमें क्या है, यह हुआ है, ये कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है। कोशिका चक्र की क्या होती है, सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है, जिसमें कोशिका के सभी घटकों का वृहद पुनर्गठन होता है। जनक व संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसे सम विभाजन कहते हैं। क्या क्या होता है, संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। मतलब जनक और संतति, मतलब माता और उसके बच्चों में उनकी क्या होती, गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसलिए सम विभाजन कहते हैं इसे कहते हैं ना। आगे दिया हुआ है, सुविधा के लिए सूत्रीय विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया। कितनी 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। कैरियोकाइनेसिस, यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि कोशिका विभाजन एक प्रगतिशील कार्य है, प्रक्रिया है और इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन करना मुश्किल है। कैरियोकाइनेसिस की 4 अवस्थाओं में को कैरियोकाइनेसिस को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्वावस्था या प्रोफेज, मध्यावस्था या मेटाफेज, पश्चावस्था या एनाफेज, अंत्यावस्था या टीलोफेज। याद रखना कि कैरियोकाइनेसिस को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, तो 4 अवस्थाओं में। कौन से, पूर्वावस्था यानी प्रोफेज, दूसरा मध्यावस्था यानी मेटाफेज, थर्ड है यानी तीसरा है पश्चावस्था यानी एनाफेज, चौथा है अंत्यावस्था यानी टीलोफेज। ये लाइन से याद रखना ऐसे ही, क्योंकि एक के बाद एक ही होता है। फिर हम इसके बाद आगे पढ़ते हैं, पूर्वावस्था पढ़ेंगे। सबसे पहले पूर्वावस्था में दिया हुआ है, अंतरावस्था की एस व G2 अवस्था के बाद, जो एस और G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव है। एस व G2 अवस्था में डीएनए के नए गुणसूत्र बन तो जाते हैं, मतलब जो अपन ने क्या बोल रहे थे, डीएनए के नए सूत्र बन जाते हैं। मतलब डीएनए जो प्रतिकृति डीएनए की होती है, मतलब वो 2C से 4C हो जाता है, वही वाला की बात कर रहा है। लेकिन आपस में गुथे होने के कारण स्पष्ट नहीं होते। मतलब जो डीएनए सूत्र क्या होते हैं, जो आपस में नए बन तो जाते हैं, लेकिन क्या होते हैं, आपस में गुथे होने के कारण स्पष्ट दिखाई नहीं देते। याद रखना, दिखाई नहीं देते, ठीक है। हाँ, गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन का प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान है, संघनन का, ठीक है। गुणसूत्रीय संघनन की प्रक्रिया के दौरान ही गुणसूत्रीय द्रव्य स्पष्ट होने लगता है। जैसे कि देख सकते हो आप कि इसमें गुणसूत्रीय द्रव्य क्या होने, स्पष्ट, गुणसूत्रीय संघनन होता है तभी क्या स्पष्ट दिखाई देखने लगता है, ठीक है। इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है 10.2 का, क्या अ वाला, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें ये वाला डायग्राम है, ये है पूर्वावस्था, ये रही। इसमें आप देख सकते ये वाली है और ये वाली, इसमें दिख नहीं रहा है और इसमें क्या हो रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, क्या दिया हुआ है, तारक केंद्र व तारक है वो तारक केंद्र जिसका अंतरावस्था की इस प्रावस्था के दौरान ही द्विगुणन हुआ था। मतलब तारक केंद्र या तारक का, इनका भी अंतरावस्था में ही इस प्रावस्था के दौरान द्विगुणन हुआ था, याद रख लेना। अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। अब है पूर्वावस्था की कुछ पूर्वावस्था के पूर्व होने वाले होने पूर्व अब पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान जो गुण महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनकी निम्न विशेषता है। मतलब जो भी पूर्वावस्था के पूर्व होने, मतलब ख़त्म होने के बाद होने तक की जो महत्वपूर्ण घटनाएं वो उनके बारे में दिया हुआ है। पहला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। पहला है, गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब है दूसरा, देखते हैं अपन इसका। अंतरावस्था के समय जिस तारकाई का द्विगुणन हुआ है वह कोशिका में विपरीत ध्रुव की ओर और जाने लगता है। प्रत्येक तारकाई सूक्ष्म नलिकाओं को विकृत करता है, जिसे तारक एस्टर कहते हैं। ये तंतु व तारक मिलकर समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं। पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो इसमें क्या, गोल्जिकाएं, अंतर्द्रव्यजालिका, केंद्रिका व केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देते। याद रख लेना, क्या क्या नहीं दिखाई देते, सूक्ष्मदर्शी से दिखते हैं तो काय में, तो पूर्वावस्था में क्या क्या नहीं देते, गोल्जिकाएं नहीं दिखाई देता है, अंतर्द्रव्यजालिका नहीं दिखाई देती, केंद्रिका नहीं दिखाई देती है, केंद्रक आवरण भी दिखाई नहीं देता है। अब इसका हम पढ़ेंगे, है ना, हम समसूत्री विभाजन का दूसरा वो पढ़ेंगे, क्या, कैरियोकाइनेसिस का मध्यावस्था। क्या पढ़ने वाले, मध्यावस्था। पूर्वावस्था खत्म हो चुका है, अब पढ़ेंगे हम मध्यावस्था। अब है मध्यावस्था।
क्या दिया हुआ है, केंद्र का आवरण के पूर्व रूप से विघटित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। इसमें गुणसूत्र कोशिका के कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। इस अवस्था तक गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। क्या गुणसूत्र, ठीक है। यही वो अवस्था है जब गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से किया जाता है, ठीक है। अभी देखो ना, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो गुणसूत्र है वो कब, गुणसूत्र का अध्ययन या आकृति कब से अध्ययन किया जाता है, तो मध्यावस्था। मध्यावस्था क्या कहते हैं, मेटाफेज भी कहते हैं, याद रख लेना क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब है आगे, मध्यावस्था गुणसूत्र दो संतति गुण अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। इसका ही देखने वाला ये गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं, ये वाला देखो, ये गुणसूत्र बिंदु है, ये गुणसूत्र बिंदु है, ठीक है। अब देखिए गुणसूत्र बिंदु के बाहरी गुणसूत्र बिंदु की सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तर्कतंतु से जुड़ने का स्थान ये संरचना काइनेटोकोर है, जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्र से जुड़े होते हैं। मध्यावस्था के सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर स्थित रहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र एक अर्धगुणसूत्र एक ध्रुव से तर्कतंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से जुड़ा होता है। वही इसका संतति अर्धगुणसूत्र तर्कतंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर के विपरीत ध्रुव से जुड़ा होता है। इसमें देखो ये विपरीत ध्रुव से जुड़ा हुआ है, ये वाला विपरीत ध्रुव मतलब ये विपरीत है, इसका भी विपरीत है ये वाला, ठीक है। अब आगे देखो, मध्य अवस्था में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध होता है उसे मध्यवस्था पट्टिका कहते हैं। इस अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न होते हैं। इस अवस्था की मुख्य विशेषता देख लेते हैं। इसमें दी हुई है, देखो, तर्कतंतु गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं, ठीक है। गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर जाकर मध्यवस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों से तर्कतंतु से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देखे थे कि ये वाले जो है ये काइनेटोकोर है, कौन है, ये काइनेटोकोर है, विपरीत ध्रुव की ओर जुड़ जाते हैं, ये काइनेटोकोर है, यहाँ गुणसूत्र बिंदुओं का ये जुड़ गए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, अब हमारा मध्यावस्था भी हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे पश्चावस्था। पश्चावस्था के प्रारंभ में मध्य अवस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं। इन्हें संतति गुणसूत्र कहते हैं। जो कोशिका विभाजन के बनने के बाद बनने वाले नए संतति केंद्र का गुणसूत्र बनेंगे, वे विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। जब प्रत्येक गुणसूत्र मध्य अंश पट्टिका से काफ़ी दूर जाने लगते हैं तब प्रत्येक गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर होता है और गुणसूत्रों की ध्रुवों की ओर जाने का नेतृत्व करते हैं। साथ ही गुणसूत्र की भुजाएं पीछे आ जाती है। पश्चावस्था की निम्न विशेषता है, देख लीजिए सवाल है इसका। ये देखो, ये इधर आ गया, इसकी भुजाएं जो इधर है, ये भुजाएं तारा केंद्र विपरीत ध्रुवों की ओर, ठीक है। इसके हम पढ़ेंगे। अब देखो इसकी पश्चावस्था की निम्न विशेषताएं क्या क्या है वो देखते हैं फिलहाल। तो इसके हम विशेषता पढ़ेंगे। क्या है, पहली, गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं, ठीक है, और अर्ध गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। जैसे कि ये अलग अलग हुए, ये अर्ध गुणसूत्र है, ये वाला अर्ध गुणसूत्र है। अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। ये डायग्राम देख लेना पश्चावस्था का, ठीक है। कौन सा, तो ये वाला डायग्राम देख लोगे तो पता चल जाएगा। ये वाला डायग्राम है पश्चावस्था वाला, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अंत्यावस्था। क्या दिया हुआ है अंत्यावस्था में, यानी इसको टीलोफेज भी कहते हैं। आगे देखते हैं, सूत्री विभाजन के अंतिम अवस्था के प्रारंभ में अंत्यावस्था गुणसूत्रों को क्रमानुसार अपने ध्रुव पर चले गए हैं, असंगठित होकर अपनी संपूर्णता खो देते हैं। एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देता है, वो अर्ध गुणसूत्र द्रव्य दोनों ध्रुवों की तरफ एक समूह के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। इस अवस्था की मुख्य घटनाएं निम्नवत है। देखिए क्या क्या है इसकी निम्न घटनाएं, क्या क्या है वो देख लेते हैं अपन। क्या क्या है, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। मतलब जो अलग अलग गुणसूत्र दिखाई देते थे वो अभी नहीं दिखाई देंगे, मतलब अलग अलग नहीं दिखाई देंगे। गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रीय झिल्ली का निर्माण हो जाता है। केंद्रिका, गल्जिका, अंतर्ध्रुव झिल्ली का पुनर्निर्माण हो जाता है। मतलब पुनर्निर्माण तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो दिखाई देने लगते हैं वापस, जो कि अपने प्रोफेज में नहीं दिखाई देता। मतलब जो पहला वाला पेज था ना, उसमें प्रोफेज में नहीं दिखाई देता था, अभी दिखाई देता है। अंत्यावस्था आप देख लीजिए, ये जैसे ही था पहले वैसा हो जाएगा, ठीक है। जैसा था वैसे ही हो जाएगा। हमने चारों फेज पढ़ लिए। कौन कौन सा पढ़ लिए, पहले तो सबसे पहले हमने पढ़ा था अपना पूर्वावस्था, फिर मध्यावस्था, फिर पश्चावस्था, फिर अंत्यावस्था ना। पूर्वावस्था क्या कहते हैं, प्रोफेज, फिर मध्यावस्था को मेटाफेज, और फिर हम कहते हैं आगे के भी मध्यावस्था, फिर होता है हमारा
पश्चावस्था जिसे एनाफेज कहते हैं और अंत्यावस्था टेलोफेज कहते हैं। ये सारे हम पढ़ लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस। केंद्रक विभाजन था वो, अब हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं साइटोकाइनेसिस। यदि सूत्रीय विभाजन के दौरान सूत्रीय विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रकों में संपृक्तकरण होता है, जिसे केंद्रक विभाजन कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं में एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। चित्र में देखो, ये वाला दिया हुआ है पहले से, ये वाला जो कोशिका विभाजित हो रही है, ये वाला, ठीक है, ये वाला देख सकते हो आप। फिर बाद में दिया हुआ है ना, फिर आगे दिया हुआ है प्राणी कोशिका का विभाजन जीवद्रव्य कला में एक खाज बनने से संपन्न होता है। जो कोशिका होती है उसमें क्या होता है, जैसे ये कोशिका है तो उसमें क्या बनेगा, ऐसे खाज बनेगा। ठीक है, फिर आगे बताया गया है कि है ना, खाजों का लगातार गर्म होने व अंत में केंद्रक में आपस में मिलने से कोशिका का कोशिका द्रव्य दो भागों में बढ़ जाता है। यद्यपि पादप कोशिका जो अपेक्षाकृत प्रसारणीय कोशिका भित्ति से घिरी होती है। याद रखना कि पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप की कोशिकाएं जो होती है वो क्या करती है, अपेक्षाकृत क्या होती है, अप्रसारणीय कोशिका भित्ति, मतलब उसमें कठोर होता है। अतः इनमें कोशिका द्रव्य विभाजन दूसरी भिन्न प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। पादप कोशिका में नई कोशिका भित्ति निर्माण कोशिका के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर पूर्व स्थित पार्श्व कोशिका भित्ति से जुड़ जाता है। यह नई कोशिका भित्ति निर्माण एक साधारण पूर्व रचना से प्रारंभ होता है, जिसे कोशिका पट्टिका कहते हैं, जो दो सन्निकट कोशिकाओं की भित्तियों के बीच मध्य पट्टिका को दर्शाती है। ठीक है, फिर आगे देख सकते हैं कि कोशिका द्रव्य विभाजन के समय कोशिका अंगक जैसे सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया व प्लास्टिड लवक का दो संतति कोशिकाओं में वितरण हो जाता है। कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता है। इसके परिणाम स्वरूप एक ही कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं। ऐसी बहुकेंद्रकी कोशिका को संकोशिका कहते हैं। उदाहरणार्थ नारियल का तरल जो भ्रूणपोष होता है, मतलब जो नारियल है जो उसमें लिक्विड होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे केंद्रक होते हैं, बहुकेंद्रकी होता है वो। ठीक है, अब मान लो कि ये पादप कोशिका है और ये मान लो ये जंतु कोशिका है। अब ये जो अपनी पादप कोशिका है ना, वो क्या होती है, पादप कोशिका के बारे में बताओ। जो जंतु कोशिका होती है ना, उसमें ऐसे खाज बन जाते हैं, ऐसे बनते जाते हैं, बाहर से होती है ऐसे ऐसे। लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है कि अंदर से ऐसे जाता है, अंदर से ऐसे कोशिका भित्ति बनती है, ऐसे दो कोशिका बन गई, ऐसे बन जाता है। ठीक है, अब सूत्री में कोशिका विभाजन का महत्व हम पढ़ लेते हैं। क्या होता है कोशिका सूत्री विभाजन का महत्व। अब हम पढ़ेंगे कोशिका सूत्री विभाजन का महत्व। सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व क्या है देख लेते हैं। अब यह दिया हुआ है कि सूत्री विभाजन का मध्यवर्तीय विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। यद्यपि कुछ निम्न श्रेणी के पादपों व सामाजिक कीटों में अगुणित कोशिकाएं भी सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। सूत्री विभाजन एक प्राणी के जीवन में क्या महत्व है, इसको समझना काफ़ी आवश्यक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण जानते हैं जहां आपने अगुणित व द्विगुणित कीटों के बारे में पढ़ा है। इस विभाजन से बनने वाली द्विगुणित संतति कोशिकाएं साधारणतया समान आनुवंशिक अवयव वाली होती है। बहुकोशिकीय जुधारी में वृद्धि सूत्री विभाजन के कारण होती है। कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप केंद्र को कोशिका द्रव्य के बीच का अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित होकर केंद्र कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखे। सूत्री विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। अधिचर्म की ऊपरी सतह की कोशिकाएं, आहार नल की भीतरी सतह की कोशिकाएं एवं रक्त कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती है। अब ठीक है, इसमें पढ़ लेना। अब हम सूत्री विभाजन पढ़ लिए, हमारा कोशिका जो समसूत्री विभाजन था वो पूरा पढ़ लिया। अब हम हमारा हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में अर्धसूत्री विभाजन। क्या पढ़ेंगे, अर्धसूत्री विभाजन। अब हम समसूत्री पढ़े और अर्धसूत्री में क्या डिफरेंस होते हैं वो भी हम पता करेंगे। ठीक है, जो सूत्री विभाजन होता है वो द्विकोशिकीय जो जीव रहते हैं उसमें होता है, ज़्यादातर बहुकोशिकीय बोलते हैं। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, अपने दोस्तों को बताना ज़रूर। और मैं क्या क्या मेरे अंदर कुछ कमी है आपको पढ़ाने में, तो आप ज़रूर कमेंट में बता के जाइए कि मैं क्या करूं।
पहले कमेंट आया था कि आप जल्दी जल्दी मतलब वीडियो डालो और टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट करो, तो मैं वो कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आए। और आप कमेंट करना कि 11वीं 12वीं का कौन सा टॉपिक चाहिए, या फिर आप बोर्ड वाले हो तो बोर्ड में कौन सा टॉपिक चाहिए। अभी मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कुछ 1-2 दिन में, तो आप कुछ बता देना कमेंट में जो भी मैंने बोला वो। और आप सभी का फिर से धन्यवाद, आप थैंक यू, क्योंकि आप जुड़े रहे लास्ट तक और आप ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो बहुत अच्छे स्कोर करोगे और आप एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन जो मेरा चल रहा है वो कर लेंगे। और हमारा पहला एक पार्ट 1 हो चुका है, उसको मैं अभी बहुत जल्दी मतलब वो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, तो वो देख सकते हो। ये दूसरा वीडियो। आप सभी का धन्यवाद अगेन, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।